हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद तो यही है कि सभी अच्छा ही होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। चलो, बिना देरी किए हुए हम लोग बात करेंगे आज 3.6 एक्सरसाइज और 3.7। देखिए, ये एक्सरसाइज काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मतलब अराउंड अभी तक जो हमने मैथ्स पढ़ी है उसके अराउंड में ये दोनों एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका एचसीएफ और एलसीएम से डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। फिर वो चाहे आपके क्लास पे कुछ पेपर हो, फिर या गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो, या कोई भी अदर एग्ज़ाम एंट्रेंस के लिए जो बेसिक लेवल की अगर मैथ्स पूछते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस उसमें पुट करना लाजमी हो जाता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कई सारे फैक्टर्स के बारे में सीख चुके हैं। मल्टीपल्स हो गया हमारा, और भी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अगर आप लोग ने नहीं कवर किया है तो आप पहले पुराने चैप्टर्स देख लें, तब जाके ये देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपको पहले से ही फैक्टर्स के बारे में पता है, मल्टीपल्स के बारे में पता है, तो हाँ, इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, नो डाउट। चलिए शुरू कैसे करते हैं। शुरू करेंगे कि अभी ये समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। ठीक, अभी तक हम लोगों ने फैक्टर्स तो निकाल लिए थे उसके, तो एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ निकलता है दो या दो से अधिक संख्याएं जो होती है उनके सार्वगुणनखंड में से सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या है। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। इन दी हुई संख्याओं का महत्तम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। महत्तम समापवर्तक को संक्षेप में मासा या एचसीएफ भी लिखते हैं। इसे महत्तम सबसे बड़ा सार्वभाजक या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र या जीसीडी भी कहते हैं। ये जो पॉइंट्स अभी आपके सामने आए हैं, जैसे क्या है आपका मासा, हिंदी इंग्लिश में एचसीएफ हो गया आपका, सबसे बड़ा, समझ रहे हो ना, सबसे बड़ा, और साथ में ही सार्वभाजक या कह लो कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। देखो, इनके नाम जो हैं वो एक जगह नोट कर लेना, क्योंकि अगर आप मासा लिखते हैं या महत्तम समापवर्तक एचसीएफ लिख रहे हैं तो उनके आगे इन टर्मों को ज़रूर लिखिएगा। किसको? एक सबसे बड़ा को। ठीक, रिवीजन के दौरान आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सबसे बड़ा हो जाएगा आपका, आप लिख लीजिए ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या लिखना है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। समझ रहे हो ना? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये दिया है कि दो या दो से अधिक संख्याएं होंगी तो उनके बीच में जो सार्वगुणनखंड है, सार्वगुणनखंड मतलब उनके जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं, ठीक, उनमें से जो सबसे बड़ा हो। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम ले रहे हैं 12 और 9 का, तो 12 और 9 का, जैसे 12 का आ गया हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 2, है ना, यही तो है। और फिर 6 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई, और सॉरी 9 के लिए क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 3। बढ़िया। तो इनमें ऐसा क्या चीज़ है जो कॉमन है? इनमें 2 कॉमन है? नहीं। 3 कॉमन है? हाँ, केवल 3 कॉमन है, इसलिए इसका जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा हमारा? 3। समझ रहे हो ना? और अगर बाई चांस इस तरीके से दिया होता, जैसे हमको दिया है 18, तो 18 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 12 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसमें देखिए क्या क्या कॉमन आता है। इसमें कॉमन हमारा 2 आ रहा है, 2 को लिख लीजिए, और 2 इसमें कहीं है नहीं। 3 है, एक 3 और एक ये 3, एक ये 3 एक ये 3, दोनों में कॉमन है, इसको लिख लीजिए। क्या आएगा? 6। और इस 3 का कोई पेयर इसमें बनना नहीं, तो केवल क्या बन रहा है? केवल बन रहा है आपका केवल बन रहा है आपका ये 6। तो 6 ही क्या है हमारा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। किसके बीच में? 8 और 18 और 12 के बीच का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारा क्या हो जाएगा? 6। बात क्लियर है ना? कि
जो दो वैल्यूज़ होती हैं, अगर उनके हम दो या दो से ज़्यादा वैल्यू, अब कितनी भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि दो ही हों, दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं उनके बीच का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो उनके फैक्टर करोगे उसमें से जो कॉमन निकल के आते हैं, ठीक है, उनका मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही, उसी को हम लोग महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ या जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर्स और भाजक, जो भी नाम आपको सही लगे वो लिया जाता है, ठीक है। इतने सारे नाम हैं, तो आप इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक्सरसाइज की बारी। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका 18 और 48, ठीक है, 18 और 48, इनके बीच का हमको मासा निकाल के देना है। जैसे हमने पहले भी कहा था, अगर इनके बीच का हमें एचसीएफ निकालना है तो इसको करने के दो पैटर्न हैं। एक 48 के डिविज़र्स निकालो। 48 का डिविज़र क्या है, 24, 2, फिर क्या आएगा इसका 12, 2, 6, फिर 2, 3, 3, 1। तो 48 का डिविज़र है हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर ये 2, फिर 3, और 18 का डिविज़र क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, समझ रहे हो ना। तो ये तो इनका डिविज़र हो गया। अब इनके बीच कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, एक 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, इसको एज इट इज़ लिख लो। यहाँ पे 2, ये 2 और ये 2, इसमें और कोई 2 बचा नहीं, पर यहाँ एक 3 है, यहाँ एक 3 है, तो मल्टीप्लाई में ये ले लेंगे और ये आएगा आपका 6। क्या आ गया 6, और 6 ही क्या है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है, क्या है मासा, समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्लियर है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो पहला मेथड हो गया कि हम पहले इसको निकाले 48 का, फिर निकालते हैं 18 का, फिर दोनों के बीच में इस तरीके से कंपेयर करते हैं, ये पहला मेथड है। अब इसको और सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जब एग्ज़ाम्स आएंगे वहाँ आपको 1 से 1 मिनट के आसपास मिलता है, इतना एक ही मिलता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, और ये भी आपका क्या है मैक्सिमम नंबर है, समझ रहे हो ना, ये भी मैक्सिमम है, ना कि 1 मिनट से तुमको 2 मिनट मिलेगा और 2 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऐसा मतलब इस तरीके से चलोगे तो बिल्कुल हो भी नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना होता है, एक शॉर्ट मेथड अपनाने होते हैं। शॉर्ट मेथड जैसे अब एक लॉन्ग मेथड ना करके शॉर्ट मेथड, मतलब ये हो गया आपका 48, इसको इस तरीके से लिखिए, दोनों के बीच कॉमा लिख लीजिए, दोनों वैल्यूज़ के बीच में। अब यहाँ पे आप कितनी भी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे, छोटी वैल्यू से। ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, जिसमें से आता है आपका ये पहले 2, कितनी टाइम में 9 टाइम में, फिर ये कितने टाइम में गया 24 टाइम में। अब ऐसी कौन सी वैल्यू है, चूँकि ये तो इवन ऑड नंबर, ये इवन नंबर, तो ये 2 से तो डिवाइड होगी नहीं, फिर ऐसी कौन सी सबसे छोटी वैल्यू है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, तो वो आएगा आपका 3, कितने टाइम में ये। अब ऐसी कोई कॉमन वैल्यू है जिससे ये दोनों डिवाइड होंगे, नहीं होंगे, तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है वो आपका ये हो जाएगा 6, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। अगर अभी इस मेथड से करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब जैसे हम कोई बड़ा ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर जी को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर जी को अगर उठाएंगे तो जी में हमारा है 70, 105 और 175। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखो कि ऐसी कौन सी कॉमन वैल्यू है जो इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, तो 5, क्योंकि लास्ट में क्या है 0 और 5, 0 और 5 है तो किससे डिवाइड हो जाएगी 5 से, क्योंकि हमने अभी पीछे का डिविजिबल चैप्टर जो पढ़ा था उसमें ये सारी चीज़ें बताई थी कौन सी वैल्यू किससे डिवाइड हो जाती है आसानी से। ये आपका आ गया 14 टाइम में, या 21 टाइम में, ये आ गया 35 टाइम में। अब ऐसी और कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है जो इन सबको आपस में डिवाइड कर सके, और इसलिए इन तीनों वैल्यू का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है आपका 5, और यही आपका क्या हो जाता है आंसर। बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। सेम एज इट इज़ इसके लिए भी होगा। इसके लिए क्या है, इसको भी देख लेते हैं।
91, 112, ये आपका हो जाता है। अब ऐसी कोई वैल्यू है जो इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर सकती है? ज़रा देखिए, 3 से ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा? नहीं, क्योंकि 9 + 1 10 होता है, और 10 कभी भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ना ही ये 2 से डिवाइड होगा, ना 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में इसके और नंबर हैं, और ना ही ये डिवाइड होगा 6 से। क्या 7 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि टेबल में हम लोगों ने पढ़ रहा है 13 7 91, तो ये कितनी बार में गया आपका? 13 टाइम में। ये 13 से डिविजिबल है, सॉरी ये 7 से डिविजिबल है, जरा देखिए। तो अब इन तीनों में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो ऐसी, मतलब देखिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन दोनों में कॉमन है? तो सवाल यह है कि ऐसी कोई भी वैल्यू अब नहीं बची है जो इन तीनों को एक साथ में डिवाइड करते। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 7। ठीक, अब चाहे तो आप इसको ये ट्रेडिशनल मेथड से करें, पहले इसको हटाएं, फिर इसको अलग करें, और फिर इसको करें। ऐसा करने में आपका टाइम भी जाएगा और बहुत समय भी जाएगा और मेहनत भी लगेगी, फ़ायदा है नहीं है इस चीज़ का। तो हमें क्या करना है, इसी मेथड से आगे बढ़ना है। ठीक, यही मेथड आपके पास रहेगा तो आगे बढ़ने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। एक चीज़ और समझिए, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन और टेबल, जो टेबल्स होते हैं 1 से 20 तक के, अगर वो बहुत स्ट्रांग हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके आधे क्वेश्चन जो है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए कोशिश यही करिए कि 1 से 20 तक के टेबल को लर्न कर लीजिए। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी मैथ स्ट्रांग हो तो आपको ये करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको हर बार उंगलियों पे या कैलकुलेटर में या कहीं भी कैलकुलेशन करते रहना पड़ेगा, इससे मज़ा नहीं आएगी। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन वैसे ही हैं, ट्राई कीजिएगा इसको लगाने के लिए। निम्नलिखित का मासा क्या है? तो 2 क्रमागत संख्याओं का क्या होता है मासा? 2 क्रमागत संख्या का मतलब, क्रमागत का मतलब कंटिन्यूअस कोई भी संख्या हो, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, सॉरी 7 हो, 8 हो, और 9 हो, 10 हो। इनका जो मासा है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है? तो कोई भी दो कंटिन्यूअस वैल्यूज़ हो तो आप ये मान के चलो कि उनके बीच कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, मतलब कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो वो उन दोनों को एक साथ में डिवाइड कर सकती हो। समझ रहे हो ना? तो 2 क्रमागत संख्याओं का जो मासा होता है वो क्या है? 0। अब 2 क्रमागत सम संख्याओं का मतलब 2 कंटिन्यूअस सम संख्याओं का जो इवन नंबर होती हैं उनका मासा क्या है? उनका है 2। 2 क्यों है? अगर 4 और 6 लिखा है तो ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड हों। और 12 और 14 लिखा है तो ये भी 2 से डिवाइड होंगे। 18 और 20 लिखा है ये भी 2 से डिवाइड होंगे। 18 और 16 लिखा है ये भी 2 से डिवाइड होंगे। समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें 2 से डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए इनका जो मासा है वो क्या रहेगा? इवन नंबर। याद रखिएगा, इवन नंबर ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन नंबर है तो उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2 है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, अब 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मासा क्या होगा? अब बताओ भाई, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मासा क्या हो सकता है? तो 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मासा भी क्या है आपका? 0। क्यों? क्योंकि 1 और 3, सॉरी 1 को नहीं लेंगे, 1 और 3 और 5, 3 और 5 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। ना ही 9 और 11 में है, ना ही 13 और 15 में है, ना ही 17 19 में है, ना ही कोई बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर ले लो 1 और 1 कि दोनों एक साथ इनको काट सके। ठीक है, तो इनका भी आंसर क्या है? 0। अगर आप यही देखिए, समझने वाली चीज़ है, अगर आप सम और विषम चीज़ को सही से एनालाइज नहीं कर पाएंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। या कह लीजिए कि
जो क्वेश्चन है वो गलत करके चले जाएंगे। ठीक, अब बारी आती है क्या है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो सह अभाज्य संख्या 4 और 15 का मासा इस प्रकार किया गया है। 2 इंटू 2, 15 इंटू 3 इंटू 5, इनके बीच क्या है, ये किया गया है इनका फैक्टर। चूँकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 5 का मासा क्या है, 0 है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है ना कि इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन है नहीं, कॉमन नहीं है, तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है भाई, जब कॉमन ही नहीं है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 0 हो गया ना, सिंपल सी बात है। और क्या ये उत्तर सही है, तो सही है। अगर नहीं सही है तो मासा क्या होगा, तो नहीं सही वाला बात ही नहीं हटती, क्योंकि ये उत्तर हमारा क्या है, राइट है। ओके, अब जितना कंप्लीट हो गया है। हाँ, अब बारी आ गई हमारी लघुत्तम समात प्रवर्ती की। तो इसको इंग्लिश में हम एलसीएम कहेंगे, शॉर्ट में एलसीएम ही कहो, ज़्यादा बेटर है। जैसे उसमें मैक्सिमम के लिए बात की जा रही थी, किसके लिए बात की जा रही थी, मैक्सिमम के लिए। वैसे ही इसमें न्यूनतम के लिए बात की जाती है, किसके, लोएस्ट के लिए। वैसे ही इसमें लोएस्ट के लिए बात की जाती है। और कह क्या रहा है, 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का एलसीएम इन संख्याओं के सार गुणजों में से सबसे छोटे गुणज होते हैं। क्या होते हैं, जो सार गुणज हैं उनके सबसे छोटे गुणज। ठीक है, इसे संक्षेप में हम लोग एलसीएम कहते हैं। एलसीएम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको संक्षेप में, हम लोग एलसीएम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे 6 और 9 है, तो 6 और 9 का एलसीएम क्या हो सकता है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जैसे 6 है तो 6 को ऐसे और ऐसे लिख सकते हैं, 9 को हम लोग 3 मल्टीप्लाई ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी तक हम लोग कॉमन वैल्यू ले रहे थे, क्या ले रहे थे, कॉमन फैक्टर ले रहे थे ऐसा। अब कॉमन फैक्टर के साथ में इन वैल्यूज़ को भी इंक्लूड करना है। जैसे 6 और 9 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 3। चूँकि ये कॉमन है पहले लिखेंगे, फिर बाद में जो कॉमन वैल्यूज़ नहीं हैं उनको लिख लोगे। ठीक, और इसको फिर रीडिज़ाइन कर लोगे, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब ये देखो क्या हो जाएगा, आंसर। और ये कितना आएगा आपका, 18। ये आपका आ गया 18। तो किसी भी दो वैल्यू का, ध्यान रखना, क्वेश्चन सही से समझना, किसी भी दो वैल्यू का जो एलसीएम होता है, ये या तो उसके बराबर होगा उन वैल्यूज़ के, और या तो उनसे बड़ा होगा। किसी भी दो वैल्यू का एलसीएम, 2 या 2 से अधिक का एलसीएम या तो बराबर होगा उससे, या तो बराबर होगा और या तो उससे बड़ा होगा। कोई भी दो XYZ वैल्यू हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, एलसीएम या तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा। और एचसीएफ के लिए क्या केस है, एचसीएफ के लिए क्या है, या तो बराबर होगा या तो उससे छोटा। समझ रहे हो, ये चीज़ लिखना ज़्यादा कंपलसरी है, मतलब ये चीज़ आपको समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं समझते हैं तो फिर गड़बड़ी हो जानी है। ठीक, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार फिर से आपको दोहरा दें कि एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस क्या है। एचसीएफ हमारा हमेशा उसके बराबर या छोटा रहेगा, XYZ। XYZ मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 या 2 से अधिक वैल्यू, अब चाहे 10 ले लीजिए चाहे 15 ले लीजिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और एलसीएम के लिए क्या होगा, या तो उसके बराबर होगा उन वैल्यूज़ के, या तो उससे बड़ा होगा। ये दो चीज़ आपको माइंड में बिठा के ही चलनी है। अगर ऐसा कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और जो टर्म अभी आपको ऊपर बताए गए थे कि सबसे बड़ा, सबसे महत्तम, सबसे
ग्रेटेस्ट वैल्यू डिवीज़र, उनको ध्यान में रखिएगा। साथ में ही वो एचसीएफ के लिए है और ये एलसीएम के लिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3.7 का पहला नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई रेणु है, ठीक, 75 किलो और 69 किलो भार वाले 2 खाद की बोरी खरीदती है। उन्होंने 2 खाद की बोरी खरीद ली, ठीक है, एक कितना 75 और एक 69। अब बताना ये है कि भार के लिए बट्टे का अधिकतम मान क्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अधिकतम, जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप सके। क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अधिकतम, अभी हमने बताया था ना, जो अधिकतम, अगर अधिकतम वर्ड हीन जैसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो हमें क्या करना है, उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने रहेंगे, ठीक। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? देखो, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं, 3 से डिवाइड हो रहा है। 7 + 5 12, हाँ डिवाइड हो जाएगा। ये प्लस ये 15 है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। ये कितनी टाइम में गया? 25 टाइम में। ये कितनी टाइम में गया? आपका 23 टाइम में। अब क्या इनके अलावा कोई ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों को डिवाइड कर रही होगी? तो जवाब है नहीं। तो जो हाईएस्ट हमारा जो बाट रहेगा, बाट का साइज़ क्या है? बाट का जो हाईएस्ट साइज़ है वो 3 किलो का अगर रखेंगे तो इन दोनों बोरियों में जो अनाज है उसको आसानी से माप सकते। समझ रहे हो ना? इस तरीके की चीज़ें ही हैं जो रियल लाइफ में इस्तेमाल होती हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर आपको वो चाहिए, इनके जैसे डिटेल में लिखी हुई चीज़ें चाहिए कि हर चीज़ को कैसे, किसी क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है, तो उसको ज़रा आप बताइएगा। मे बी संभवतः हम नेक्स्ट में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर आपको सही से समझ में आ रहा है तो इसके जो आंसर के स्टेटमेंट होते हैं उसे आप खुद ही बना लेंगे। अगर नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, कमेंट कीजिएगा, तो उसको हम बाद में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे बनाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं, उनके स्टेटमेंट को बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो लेक्चर इतने बड़े हो जाते हैं। अगर हम स्टेटमेंट को बनाने लगेंगे तो ये और भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, ठीक। अब ये हो गया। अब क्वेश्चन आ गया आपका दूसरा। 3 लड़के एक ही स्थान पर एक साथ कदम उठा के चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक ही स्थान पे एक साथ कदम उठा के चलना प्रारंभ किए। मतलब कोई 3 लड़के हैं, ABC मान लीजिए, वो क्या करते हैं? कदम उठा के चलते हैं। उनके कदमों की माप क्या है? 63 सेंटीमीटर, 63 cm, 70 cm और 77 cm। इसमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाएगी। न्यूनतम किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है? न्यूनतम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो न्यूनतम के लिए क्या करना है? इन तीनों का निकाल दो आप लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए क्या करो? पहले डिवाइड करो, देखो कि किस किस से डिवाइड हो जा रहा है। क्योंकि ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, किससे डिवाइड होगा? 7 से। ये कितनी टाइम में गया? 9 टाइम में। ये कितनी टाइम में गया? 10। और ये गया 11 12 में। और 11 के बाद अब इन तीनों में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो कॉमन हो, ठीक। तो अगर कोई वैल्यू कॉमन नहीं होती है तो बारी बारी से उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या करेंगे? बारी बारी से उसको यहाँ पे लिख देंगे। और जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, सॉरी लोएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा, वो आपका आएगा ये कितना हो गया आपका? 69 मल्टीप्लाई बाई 1011। तो 63 मल्टीप्लाई 110। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए 3, इन दोनों का ऐड 9 और ये हो गया 6 और ये 0 यहाँ उतार दो। ये आपका आंसर है।
कितना सेंटीमीटर इन लोग को कम मैक्सिमम चलना पड़ेगा, सॉरी मिनिमम इनको चलना होगा 69 30 सेंटीमीटर के आसपास। कितना सेंटीमीटर चलना होगा, 69 30 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो कम से कम इनको 69.3 मीटर से आसपास वॉक करना होगा, तभी जाके इनकी जो कदमों की जो दूरी है वो पूरी तरीके से तय हो पाएगी। ठीक, अब देखो वही चीज़ आ गई ना, अभी जो मैक्सिमम अगर लिखा होता है कहीं पे तो हमें उसके एलसीएम, सॉरी मैक्सिमम अगर लिखा होता है तो हम जाते हैं, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है मैक्सिमम या अधिकतम या ऐसे कोई वर्ड लिखे होते हैं तो हम एचसीएफ के लिए जाएंगे, और न्यूनतम के लिए लिखा होता है तो हम एलसीएम के लिए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा अपना दिमाग लगाना भी ज़रूरी है, कई सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ें थोड़ा घुमा के पूछ ली जाती है जिससे करने का तरीका चेंज हो जाता है, इसलिए अपना जो दिमाग है उसको भी एक्टिव रखना काफ़ी कंपलसरी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, सॉरी। अब किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दी हुई है, 825 675 450। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप सकता है। ऐसा सबसे लंबा मतलब सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा का मतलब है क्या, एच सी एफ निकालना है आंख बंद करके। अब खटाक से इसको तुरंत इसका निकाल दो एच सी एफ। ठीक, लास्ट में क्या आ रहा है, 5 है, तो इसको तुरंत क्या करना है, हमको 5 से डिवाइड करना है। क्या करना है, तुरंत 5 से इसको डिवाइड करो। 5 से डिवाइड करने के लिए ये 1 टाइम में गया, 3 2, फिर ये 5 टाइम में, फिर ये 5 से डिवाइड हो गया। देखिए ये गया आपका 3 टाइम में, फिर ये 3 टाइम में, ये 5 से डिवाइड होगा, ये आपका हो गया 2 टाइम, और ये हो गया 7 टाइम। ये आपका जाएगा कितने टाइम में, 19, ओके 18 टाइम में, सॉरी। अब ऐसी कोई वैल्यू है जिसको ये एक साथ काट रही हो, तो ऐसी है आपकी 3, ये 11 12, ये 9, और ये गया 6 टाइम में। अब क्या ऐसी कोई वैल्यू बच रही है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर दे, तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर दे। तो जो हाईएस्ट फीते का साइज़ है वो कितना आएगा, 3, जो छोटी वैल्यू है उसको पहले लिख लो, 5 5, ये आ गया आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 25, और ये हो गया 75 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर होना चाहिए, हाईएस्ट कितना सेंटीमीटर का फीता हो जिससे वो तीनों जो कमरे की डायमेंशंस हैं वो पूरी पूरी माप सकते हैं, तो जवाब है आपका 75। ठीक, अगर आपकी कैलकुलेशन, जैसा अभी हमने बताया कि कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रांग है तो ये क्वेश्चंस निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, अगर ये भी नहीं है तो अभी कुछ बाद में आपको कुछ ऐसे भी तरीके बताए जाएंगे जिससे इनको आप बहुत आसानी से ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग को खर्च किए हुए। ठीक है, पर अभी के लिए हम जो सीख रहे हैं केवल उस पर फोकस करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है 6 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। मतलब इन तीनों से जो डिवाइड हो जाए वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी मतलब न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब है क्या, हमारा एलसीएम। ठीक, एलसीएम निकाल लो सीधे इनका, 6 8 12, ये 2 से गया, ये गया आपका 4, ये 6, फिर ये जाइए 3 2 3, फिर
ये 2 से गया, 3 1 3, फिर ये गया आपका 3 से, ठीक, 1 1 1, ये 3 हो गए। अब क्या आंसर आता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया, अगर 24। 24 6 से डिवाइड है, देखो जरा क्रॉस वेरिफिकेशन, हाँ। 8 से डिवाइड है, 3 बार में जाएगा, हाँ। 12 से डिवाइड है, 2 बार में जाएगा, हाँ। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। न्यूनतम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में सारे फैक्टर्स को लिया जाता है, कॉमन और नॉन कॉमन, पर एचसीएफ में, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो केवल कॉमन होते हैं केवल उस पर ध्यान दिया जाता है, ठीक। अब 8 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। मतलब ऐसी कौन सी है वैल्यू जो 3 अंकों की हो, समझ रहे हो ना, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो इन तीनों से विभाज्य हो जाए। क्वेश्चन को बहुत कायदे से समझना। पहले तो ये दिया था 6 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालो। फिर ये कहा गया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। ओके, इसमें यह कहा गया है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाल के देनी है। 3 अंकों की सबसे छोटी निकालनी है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी, चूंकि ये तो 2 अंकों की संख्या हो गई है ना, तो 2 अंकों की अगर ये हो गई है, अब हमें 3 की निकालनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके मल्टीपल लेंगे। 24 48 72 96, 96 के बाद क्या आ जाएगा आपका, 96 के बाद आएगा 120। ये 3 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसको 6 8 और 12 दोनों एक साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये किसका है, ये 4 का है। तो सेम इसी तरीके से हम इसका एलसीएम निकालेंगे और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या करने के लिए क्या करेंगे, हम तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि हमको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ना मिले और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ना मिल जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे ये और 12 ऐसा दिया है, ठीक। ये किससे कट रहा है, 2 से। कितनी बार में जाएगा, 2 सॉरी 4 5 6, फिर 2 से जाएगा 2 5 3, फिर ये जाएगा 2 से। अब तीनों कॉमन नहीं है तो 2 3 और 5 को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। आंसर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने की भी कई सारे तरीके हैं। हम शॉर्टेस्ट मल्टीप्लाई को ध्यान में रखेंगे। जैसे 5 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ गया, 10 को इसमें करेंगे हम 20 हो जाएगा, 20 को 2 में करेंगे 40 हो जाएगा, और 40 को इसमें करेंगे तो 120 आएगा। कितना आ गया आपका, 120। इसका भी आंसर आ गया, ठीक। अब 120 आ गया है, इसका मतलब क्या है, वन 120 इसका एलसीएम आ गया, 120 इसका एलसीएम आ गया। अब कोई ऐसी वैल्यू है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। देखिए यही चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। अगर दिमाग को सही से नहीं लाओगे, सही से नहीं यूज़ करोगे, तो यहाँ पे आप गलती हो सकती है, बिल्कुल पूरी तरीके से गलतियाँ करते हुए। तो अभी यहाँ पे जो बड़ी संख्या निकालनी है उसके लिए हमें क्या करना है, अब इसके मल्टीपल्स करो। 2 4, तो हम जाएंगे कहाँ तक, 960 तक, और फिर इसके बाद जो टेबल में आएगा 1 8 इतना 120 का। 12 के टेबल के आगे सिर्फ हमको क्या करना है, 0 लगा देने हैं, बिल्कुल वही चीज़ हो जाएगी। 120 का भी टेबल हो जाएगा। तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो सकती है, और कोई भी वैल्यू नहीं है जो तीनों नंबर से एक साथ डिवाइड हो जाए, ठीक है। और होगी आपकी ये नेक्स्ट वाली। तो चूँकि ये 4 अंकों की छोटी संख्या है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे, 960। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको समझना भी ज़रूरी है। अगर वही नहीं समझ पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। आपको पता है कि इन 2 क्वेश्चंस में और कौन से तरीके हैं जिससे हम पता कर सकते थे कि हाँ यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है सॉरी लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ये, ठीक, ये दोनों चीज़ें दी हैं। इन दोनों में आंसर में क्या आ रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों का मतलब है कि वो 1000 के
और इनके बीच में होगी 999 के बीच में, है ना। और अभी हमने बताया कि जो एलसीएम होता है वो या तो वैल्यू के बराबर होगा या तो उससे बड़ा हो सकता है। तो ये तीनों ये जो नंबर हैं 100 से और 999 के बीच जो भी नंबर आएगा वो इन तीनों से तो बड़ा ही रहेगा ना, इन तीनों से बड़ा रहेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एलसीएम को लेना है। अगर जैसे इसके लिए यूज़ किया गया था तो क्या यूज़ किया गया था, अब इसके लिए आंसर कितना आया था 75। 75 मतलब ये इन तीनों से छोटा था तो एचसीएफ, है ना। ये चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि कई क्वेश्चन घुमा के पूछ देते हैं। अगर घुमा के पूछ रहे हैं तो हमें उसका आंसर देना आना चाहिए, अगर नहीं दे पाएंगे तो भाई दिक्कत है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48, 72, 108 सेकंड बाद जलती है। तो वो एक साथ 7 बजे, मतलब वो जली हैं तो वो पुनः कब एक साथ बदलेंगी। तो ऐसी में जब ट्रैफिक लाइट जैसी कोई चीज़ आ जाती है तो ऐसे में जैसे क्वेश्चन दिया होता है कुछ इसी तरीके का है, एक लाइट 48 सेकंड, वो अलग अलग चौराहे हैं, ठीक है, अलग अलग चौराहा है। एक लाइट यहाँ जल रही है 48 टाइम में जल रही है, एक यहाँ जल रही है 72 टाइम में, एक 108 टाइम में जल रही है, ठीक है, इतने सेकंड में बाद जल रही है। तो बताओ एक साथ कब जलेंगी। ये पहले चालू होती है 7 बजे से, एक साथ कब जलेंगी, मतलब ऐसा एक न्यूनतम टाइम बताना है, मिनिमम टाइम बताना है जब ये एक साथ जल रही हूँ। तो इनका सीधे सीधे हमें क्या करना है, ले लेना है एलसीएम, ठीक। इनका सीधे सीधे आप एलसीएम ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करना है इसका, ये टेबल कौन से टेबल में ज़्यादा आता है, 12 के। 12 के टेबल 48 भी है, 72 भी है, 108 भी आता है। ये 4 टाइम में गया, ये 6 टाइम में गया, ये गया 9 टाइम में। अब कोई कॉमन है यहाँ पे, हाँ इन दोनों में अभी एक वैल्यू कॉमन है, ये 2 टाइम में, ये 3 टाइम में, और ये 9 टाइम में। अभी कोई वैल्यू कॉमन है तो ये कॉमन है, हाँ। तो जो इनका एलसीएम आता है वो 12 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये क्वेश्चन आपका। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में 4, 9, ये आ गया आपका 48 मल्टीप्लाई बाई 9, और 48 ये जाएगा 432 के आसपास, ठीक। 432 मतलब 432 सेकंड के बाद में ये जो लाइट्स हैं वो सारी एक साथ जलेंगी। कितने सेकंड बाद, 432 सेकंड के बाद। मतलब अगर 7 बजे ये जलना स्टार्ट हुई है, कितने बजे, 7 बजे सुबह जलना स्टार्ट हुई हैं, 432 सेकंड बाद जलेंगी। तो इसमें कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो इसको 60 से डिवाइड करो, ठीक। कितनी बार में गया ये, 420 7 टाइम में। ये हो गया आपका मिनट, ये हो गया आपका सेकंड। तो 7 मिनट 12 सेकंड बाद, मतलब अगर 7 बजे जल रही है लाइट तो 7 मिनट 12 सेकंड बाद ये तीनों लाइट एक साथ जलना चालू होंगी, और यही हमारा हो जाता है आंसर, है ना। अगर समझ में ना आया हो एक बार में तो उसको दोबारा से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें ये समझ रहे हो बस, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा हो। अब 7वां क्वेश्चन क्या है, 3 टैंकरों में क्रमशः इतना इतना और इतने लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता निकालनी है, साफ। क्या आ गया आपका
SCF है, SCF तुरंत निकाल दो, काम हो जाएगा। अब बारी है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने इतने और इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। क्या करना है, प्रत्येक दशा में 6, 15 और 18 तो वह सबसे छोटी संख्या निकाल के लानी है। एक 6, 15 और 18 सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। प्रत्येक दशा में सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए सिंपल क्या कर दो, भाग देना है, मतलब वो वैल्यू इनसे बड़ी होगी इनसे वैल्यू, मतलब एलसीएम आएगा। ठीक है ना। प्रत्येक दशा में क्या है, 5 शेष बचे, तो सिंपल है, पहले इनका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकालने के लिए ये किससे जा रहे हैं, 3 से पहले जाएंगे, 2 टाइम में, नहीं ये सॉरी 2 से पहले जाएंगे, उल्टा ही हो जाता है। अब ये किससे जा रहे हैं, 3 से। टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये हो गया आपका 10, ये हो गया 9, आंसर आ गया 90। तो 90 से ये तीनों 90 को तीनों एक साथ डिवाइड कर देंगे और सबसे न्यूनतम वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम क्या करें, कितना बच रहा हो हर दशा में, 95 और सॉरी 5, तो 90 में अगर 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा, आएगा आपका 95। और 95 को जब हम क्या करेंगे 6 और 95 को जब 15 और 18 से जब डिवाइड करेंगे तो हर केस में क्या बचेगा, हमारा 5 बच जाएगा, क्योंकि हर केस में ये इसको डिवाइड कर देगा और बचेगा क्या, 5 ऐड कर देंगे तो 5 ही बचेगा, बस हो गया काम। तो आंसर क्या हमारा है, 95। ठीक, बढ़िया। चलो देखो, क्वेश्चंस के टाइप को याद रखना ज़रूरी है। क्या याद रखना ज़रूरी है, क्वेश्चंस के टाइप को। क्वेश्चन के टाइप नहीं पता होंगे तो वहाँ पे आपको दिमाग बहुत ज़्यादा दौड़ाना पड़ेगा। और टाइप्स कब पता होते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो रही हो। बढ़िया ही नहीं है तो फिर करोगे कहाँ से, ध्यान रखो ये सारी चीज़ें। ठीक, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, ये जो 18, 24 और 32 से डिविजिबल हो जाए। तो 32 से डिविजिबल हो जाए, पहले तो ये समझो, अभी जैसे ऊपर दिया गया था, यहाँ पे 3 अंकों की सबसे छोटी डिवाइड कर बतानी है। अब यहाँ पे 4 अंकों की बतानी है, तो 4 अंकों की एलसीएम निकाल के तब तक मल्टीप्लाई करो जब तक वो 3 से 4 में कन्वर्ट ना हो जाए, बस यही आपका, वहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको खुद से करने की कोशिश करना, साथ में ही थोड़ा और प्रैक्टिस करना, नए क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना, जिससे आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाए। अब क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए, इनमें से एक सदैव 3 का एक गुणज है। क्या है, 3 का एक गुणज। जैसे अब लासा, अब सवाल ये है, जैसे उसमें बता रहे थे कि अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो उनका जो एचसीएफ है वो क्या हो जाता है, 0। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो एचसीएफ 0 हो जाता है। पर एलसीएम के लिए बिल्कुल उल्टा है, अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, उनका जो वो आएगा आपस में एलसीएम आएगा, वो उनका मल्टीपल होता है। जैसे 9 और 4 में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर रही हो, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 36।
6 और 5 में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर रही हो, तो इसका आंसर क्या आएगा 30। इनमें भी वही सीन है, इसका आंसर 60, इसमें भी वही सीन है, तो इसका आंसर आपका आ गया कितना 60। ठीक, तीनों के चारों के आंसर खटाक से निकल आए। अगर कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो, बात ख़त्म। अगर कॉमन नहीं है, एलसीएम निकालने के लिए बात कही गई है, नंबर कॉमन नहीं बचे हैं, 3 है आपका, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, वो उसका एलसीएम हो जाएगा। और उल्टा एचसीएफ के लिए क्या होता है, अगर कॉमन नहीं है तो जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा 0। बढ़िया। अब बारी किसकी आ रही है, 11 क्वेश्चन की। ठीक, 11 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से लासा ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है। देखिए 20। अब यहाँ पे एक संख्या दूसरी संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, समझना, यहाँ पे एक संख्या दूसरी संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। यही जो ट्रिकें हैं समझने वाली हैं, यही कि जो लास्ट क्वेश्चन होते हैं वही छूट जाते हैं और वही क्वेश्चन समझने वाले हैं। अगर दो वैल्यू का लासा या दो वैल्यू का एलसीएम निकालने का कहा गया है और एक वैल्यू जो है वो दूसरी को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, क्या कर दे, पूरी तरीके से दूसरी को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, तो उनका एलसीएम क्या हो सकता है। एक के केस में कुछ भी डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं हो, कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा हो, कॉमन कुछ भी ना हो। एक के केस में वो पहली वैल्यू या कोई एक वैल्यू दूसरी को अगर पूरी तरीके से डिवाइड कर देती है, तो जो बड़ा वैल्यू है वही उसका क्या है, वही उसका एलसीएम हो जाती है। जो बड़ी वैल्यू होती है वही क्या हो जाती है, उसका एलसीएम। और यही आपका इन चारों केस में क्या है, आंसर। बस इतना ही काफ़ी है। ठीक, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रैक्टिस मोड के लिए बचे हुए हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो वो आप उसको बहुत आसानी से लगा लेंगे। और वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अभी कुछ टाइम के बाद जैसे आप इसकी प्रैक्टिस बढ़िया से कर लेते हैं, मैं एक पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, तो उसके क्वेश्चन आप घर पे लगाइएगा। वो बिल्कुल उस तरीके से होगा जैसे जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, लासा और मासा से, एचसीएफ और एलसीएम से, साथ ही नंबर सिस्टम से, ग्रेटेस्ट वैल्यू और लोअर वैल्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। उसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। इनकेस आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या उसका एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा, तो उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है ना, बढ़िया। तब तक के लिए धन्यवाद, बढ़िया करते रहिए और सीखते रहिए। गुड बाय।